को अंजाम देने के लिए उसने कौशिक को फोन लगाया। वहीं कौशिक अस्पताल के उस कोने में खड़े थे जहां डॉक्टर ने आकर कहा था कि कथा जिंदा है। वो इसी ख्याल में डूबे हुए थे कि तभी उनका फोन बजा। उसने हड़बड़ाते हुए फोन उठाया और पूछा, रेणुका, तुम हॉस्पिटल से घर आ गई और तुम्हारी तबीयत कैसी है? ब्लीडिंग रुकी कि नहीं? रेणुका ने खींचते हुए कहा, मेरी ब्लीडिंग की बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि मल्हान परिवार वहां पर क्या कर रहा है? कौशिक बेंच से उठते हुए बोले, मल्हान परिवार तो कथा को चंडीगढ़ लेकर जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा ही हुआ तुम्हारे लिए, तुम वैसे भी परेशान रहती थी उसको लेकर। रेणुका चिल्लाते हुए बोली, इसीलिए मैं तुम्हें मंदबुद्धि कहती हूँ। पता नहीं क्यों मैंने शादी की तुम्हारे साथ। अरे एक बार अगर वो उसे लेकर चले गए तो फिर मल्हान परिवार हमसे कोई नाता नहीं रखेंगे। हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ भी करो और कथा को लेकर घर वापस आओ, तुम समझे? कौशिक उसकी बात से बेचैन होते हुए बोला, लेकिन तुम कथा की परवाह क्यों करने लगी? जिस लड़की को देखकर तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, उस लड़की को वापस क्यों बुलाना चाहती हो तुम? कौशिक की बात को काटते हुए रेणुका ने कहा, परवाह नहीं कर रही हूँ उसकी। उसके पीछे जो पैसा चल के आ रहा है उसकी परवाह है मुझे। बाकी कुछ और समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कथा को घर लेकर आओ। रेणुका ने फोन काट दिया। कौशिक बिल्कुल असमंजस में दिख रहे थे और अगले ही पल वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े जहां कथा अपनी आंखें खोल रही थी। आंखें तो खुल रही थी मगर सब कुछ धुंधला धुंधला सा था और कथा को घेर कर चंडीगढ़ के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सत्येंद्र मल्हान और उनके बेटे जोगिंदर खड़े थे। कथा की आंखें जैसे ही खुली, सत्येंद्र ने बड़े प्यार से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और पूछा, बेटा, मैं तुम्हारा नाना हूं। मुझे ये बताओ कि किसने हमें फोन किया था? कथा एक पल के लिए रुकी जैसे वो कुछ याद कर रही हो और कहा, अब मैंने फोन उठाया लेकिन फोन मेरे हाथ से तुरंत गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जो उम्मीद सत्येंद्र के चेहरे पर बनी थी वो एक ही झटके में टूट गई। फिर मुस्कुराते हुए सत्येंद्र ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमें मिल गई ना, और अब तुम अपने नाना के पास ही रहोगी चंडीगढ़ में। वहां तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा घर है। सत्येंद्र की बात को सुनकर कथा ने एक्साइटेड होकर पूछा, उस बड़े से घर में स्विमिंग पूल है? मुझे स्विमिंग सीखना है। पर रेनू आंटी कहती है मैं अगर पानी में उतरी तो डूब ही जाऊंगी। मुस्कुराते हुए सत्येंद्र ने कहा, सिर्फ स्विमिंग सीखना है तुम्हें? डांस नहीं, फुटबॉल नहीं। उस घर में वो सब कुछ है जो तुम करना चाहती हो। ढेर सारे खिलौने और बहुत सारा प्यार। बताओ, चलोगी मेरे साथ? इससे पहले कि कथा कुछ कह पाती, एक आवाज आई। ऐसे कैसे चली जाएगी वो? आखिर उसका प्यारा टेडी बियर तो उसके घर पर ही है। घर पर तो उसे जाना ही पड़ेगा। सत्येंद्र ने पलटकर आवाज की तरफ देखा तो समझने में उन्हें देर न लगी। ये कोई और नहीं, कौशिक दरवाजे से अंदर आते हुए बोल रहे थे। सत्येंद्र खड़े हुए और सख्त लहजे में कहा, एक टेडी बियर के लिए घर जाने की क्या जरूरत है? रास्ते में जाते हुए पूरा दुकान खरीद दूंगा मैं अपने नाती के लिए। लेकिन तभी सत्येंद्र की बात को काटते हुए कथा ने कहा, लेकिन वो मेरा टेडी बियर नहीं होगा ना? मेरी माँ ने मुझे वो टेडी बियर गिफ्ट किया था। सत्येंद्र बिल्कुल चुप हो गए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले आधे घंटे के भीतर ही कथा को लेकर गाड़ियों का काफिला राजविला की तरफ निकला। जहाँ एक तरफ गाड़ियां राजविला की तरफ बढ़ रही थी, वही रेणुका की माँ उससे कह रही थी, घर तो बुला लिया उसे, लेकिन 5 मिनट में करोगी क्या उसके साथ? रेणुका उठी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, 5 मिनट तो बहुत कम है, लेकिन अगर 10 मिनट तक रुक जाए तो फिर अपने बिस्तर से वो कभी नहीं उठ पाएगी और फिर हमारा आना जाना मल्हान परिवार के साथ बना रहेगा। रेणुका की बात को सुनकर उसकी माँ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने पूछा, लेकिन क्या करेगी उसके साथ? रेणुका मुड़ी और सोचने लगी कि कैसे वो अपने मकसद में कामयाब होगी, और तभी उसकी नजर अपने घर के मंदिर की तरफ गई।
मंदिर की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, माँ, भगवान जी ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। ये कहकर उसने मंदिर के पास खड़ी स्टूल को उठाया और कथा के कमरे की तरफ बढ़ी। ठीक उसी वक्त 8 गाड़ियों का काफिला राजविला के पास आकर रुका। सत्येंद्र के गार्ड्स ने कथा के लिए गाड़ियों के दरवाजे फटाफट खोले। कथा के पांव अपने घर की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि सत्येंद्र ने उसे रोक लिया और उनकी नजर बर्फ पे पड़ी, जहां सिंदूर से लिपटी एक फूटी हुई नारियल बिखरी हुई थी। उसे घूरते हुए उन्होंने अपने गार्ड से कहा, कथा उस घर में वापस नहीं जाएगी। जाओ, तुम में से कोई उसका टेडी बेयर लेकर आओ। आदेश पाते ही एक गार्ड राजविला की तरफ बढ़े। जोगिंदर ने सत्येंद्र से पूछा, क्या हुआ पप्पा जी, क्यों नहीं जाने दिया कथा को? सत्येंद्र ने गंभीर होते हुए कहा, अपनी बेटी को खो चुका हूं, लेकिन अपनी नाती को नहीं खोऊंगा। गार्ड को आते देख रेणुका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी मां चिल्लाते हुए उसके पास आई और कहा, ये ले, तू यहां उसे कैद करने की योजना बना रही थी, पर वो चुड़ैल तो अपनी गाड़ी से बाहर निकली ही नहीं, गार्ड को भेज दिया टेडी बेयर के लिए। रेणुका व्याकुल हो उठी। कथा को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने की उसकी सारी योजनाएं उसे टूटते हुए दिखाई देने लगी। और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। भागकर रेणुका दरवाजे के पास पहुंची तो गार्ड ने उससे कहा, कथा का टेडी बेयर दे दो। अपने ख्वाब को टूटते हुए देखकर रेणुका को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, और तभी अचानक वो जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए वो भागी गाड़ियों की तरफ और सीधा पहुंची सत्येंद्र और कथा के पास, जो गाड़ी में बैठे हुए थे। कथा को प्यार से छूते हुए रेणुका ने पूछा, ऐसा मैंने क्या कर दिया मेरी बच्ची, जो तू अपने ही घर में कदम नहीं रखेगी? सत्येंद्र रेणुका की तरफ देखते हुए बोले, कदम कदम पे जादू टोना कर रखा है, मेरी बच्ची अब आपके घर में नहीं जाएगी। रेणुका उस टूटे हुए नारियल को देखने के बाद कथा की तरफ देखकर बोली, मेरा बच्चा कल सुबह ही मरा है, किसी जादू टोना ने नहीं मारा है उसको। फिर कथा से अपना मुंह फेरकर सत्येंद्र की तरफ देखकर रेणुका बोली, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मेरे घर आइए, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ पापा जी। क्या अपनी बेटी के घर का एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे आप? इससे पहले कि सत्येंद्र कुछ कह पाते, जोगिंदर ने कहा, पापा जी, आप कब से इन जादू टोने पर विश्वास करने लगे? एक रोती हुई माँ हमारे सामने खड़ी है, हमें जरूर इनके घर जाना चाहिए। रेणुका के चेहरे से रोना धोना ऐसे गायब हुआ जैसे सूखी हुई मिट्टी से पानी की कुछ बूंदें, और अगले ही पल सत्येंद्र, कथा और बाकी सभी राजविला की तरफ बढ़े। सत्येंद्र जोगिंदर कमरे में बैठे, पर कथा एक पल भी अपना समय उस घर में बिताना नहीं चाहती थी। वो हर कमरे में जाकर अपने टेडी बेयर की तलाश करने लगी। वहीं रेणुका, जो सत्येंद्र को पानी से भरा गिलास दे रही थी, पर उसकी नजर कथा पर ही टिकी हुई थी। रेणुका ने सत्येंद्र से कहा, जैसे ही इन्होंने बताया कि कथा को उसके नाना मिल गए, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मगर दुख भी बहुत हुआ जब इन्होंने कहा कि आप उसे हमसे ले जा रहे हैं। लेकिन मैं इसे आप लोगों को नहीं जाने दूंगी, मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है, मुंह मीठा करके भेजूंगी आपको। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उसे, और रेणुका एक झटके में उठी और किचन की तरफ इशारा करते हुए वो उस तरफ तेज कदमों से बढ़ी। लेकिन रेणुका किचन जाने के बजाय सीढ़ियों के पास आकर रुक गई, वही सीढ़ी जहां से फिसलकर वो गिरी थी। और तभी उसने देखा कथा दूसरे कमरे में जा रही थी। मनी मन शैतानी मुस्कान के साथ वो कथा के पीछे पीछे बढ़ी। कथा जैसे ही रेणुका के कमरे में पहुंची तो उसे टेडी बेयर कहीं नहीं दिखा, और तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपर गई जहां उसका टेडी बेयर रखा हुआ था। कथा उसे अलमारी से उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन अलमारी की ऊंचाई काफी थी। काफी कोशिश करने के बाद भी वो टेडी बेयर तक नहीं पहुंच पा रही थी। और तभी मुस्कुराते हुए रेणुका ने कमरे के अंदर कदम रखा और कहा, टेडी बेयर चाहिए? कथा चौंकती हुई पलटी। अपने सामने रेणुका को देखकर वो ठिठक गई। रेणुका उसे चिढ़ाते हुए बोली, मैं हूं ना, अभी उतार कर देती हूँ। मुस्कुराते हुए रेणुका ने अलमारी से टेडी बेयर को उतारा, लेकिन
जैसे ही कथा ने अपने टेडी बेयर को उसके हाथ से लेने की कोशिश की, रेणुका ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया और फिर गुस्से से बोली, तुझे क्या लगता है कथा, मेरे बच्चे को मारकर तू आराम की जिंदगी जीने चली जाएगी अपने नाना के पास? कल तक हमारे जूठे खाने पे जीती थी तू, और आज रानी बनने के सपने देख रही है। जैसे तूने मेरे बच्चे को मारा है ना, मैं वैसे ही तेरे हर सपने और तुझे मार दूंगी। इतना कहकर रेणुका ने एक ही झटके में टेडी बेयर के सिर को उसके धड़ से तोड़ दिया। कथा डर से चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट इतनी जोरदार थी कि सत्येंद्र, जोगिंदर और कौशिक सभी भागते हुए ऊपर आए। सत्येंद्र ने पूछा, क्या हुआ बेटा? इससे पहले कि कथा कुछ कह पाती, रेणुका उन सबको टेडी बेयर दिखाते हुए बोली, देखिए ना, इसके टेडी बेयर को साफ कर रही थी, गलती से टूट गई तो चिल्ला पड़ी है लड़की। क्या करूं मैं इस बच्ची का? और फिर रेणुका ने टेडी बेयर को आपस में जोड़ दिया। सत्येंद्र ने कहा, ठीक है, टेडी बेयर तो मिल गया ना, आपको जो भी खीर खिलानी है हमें जल्दी करिए, हमें निकलना भी है। रेणुका ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी आप लोग बैठिए, मैं भी लगाती हूँ। सभी लोग नीचे चले गए। कथा ने भी अपनी टेडी बेयर रेणुका के हाथ से ले ली और नीचे उतरने लगी। तभी उसके पीछे पीछे रेणुका भी थी और उसने कहा, तेरी हर चीज तोड़ दूंगी मैं। जैसे तेरे टेडी बेयर को तोड़ा ना, वैसे ही तेरे हर खिलौने को और तेरी माँ की फोटो को तो जरूर ही चीर डालूंगी। माँ का नाम सुनते ही कथा घबराते हुए बोली, माँ का फोटो? और इतना कहकर कथा भागी अपने कमरे की तरफ और एक शैतानी मुस्कान रेणुका के चेहरे पर छा गई। उसने मन ही मन कहा, यही तो चाहती थी मैं। कथा भागते हुए अपने कमरे में पहुंची तो वो चौंक गई, क्योंकि उसकी माँ की तस्वीर उस जगह पर टंगी हुई नहीं थी जहां पर वो टांग कर रखती थी। माँ का फोटो ऊंचाई पर टंगा हुआ था। कथा को समझ नहीं आया कि वो उस फोटो को कैसे उतारे, और तभी उसकी नजर पास में ही रखे एक स्टूल पर पड़ी। जैसे उसने उस स्टूल को खींचकर फोटो के नीचे लगाई, रेणुका उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। कथा फोटो को उतारने के लिए जैसे ही स्टूल पर चढ़ी, रेणुका के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कथा को तनिक भी मालूम नहीं था कि रेणुका ने ही इस स्टूल को यहाँ पर रखा है, जिसके 2 पांव के नट को उसने ढीला करके छोड़ दिया है। कथा उस हिलते हुए स्टूल पर चढ़कर अपनी माँ की फोटो को उतारने की कोशिश करने लगी, इस बात से अनजान की जैसे ही स्टूल के पांव टूटकर बिखर जाएंगे, उसका पूरा शरीर भी टूट जाएगा। कैसे बचेगी कथा?